जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज सीरीज में हमने 32 वीडियोस अपलोड किए, जिसमें बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के अनेक पत्रों और लेखों को शामिल किया। पर कई सारे पत्र लेख रह भी गए। कुछ साथियों ने कमेंट्स में लिखा कि भगत सिंह का वो प्रसिद्ध लेख जो युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम उन्होंने लिखा था अपनी फांसी से कुछ समय पहले, उस पर एक वीडियो करें। तो वो लेख लिखा था उन्होंने 2 फरवरी 1931 को, यानी अपनी फांसी से 1 महीना 21 दिन पहले। बहुत ऐतिहासिक लेख है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह से वो उनकी वसीयत भी था। आज उस लेख की बात करेंगे, पर उस पर चर्चा हो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि किन परिस्थितियों में भगत सिंह ने वो लेख लिखा। ये वो समय था जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी वो असफल हो चुकी थी। कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का देश भर में आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो, कांग्रेस अपना आंदोलन विड्रॉ कर ले और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली थी उसमें भाग ले, ताकि भारत में संवैधानिक सुधारों का कोई रास्ता तैयार हो सके। तो देश भर में समझौते की बातें चल रही थी। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, किसान जेलों में बंद थे। जो जेलों में बंद थे उनकी बहुत सारों की जमीनें भी कुर्क कर रखी थी अंग्रेजों ने। तो लोग चाहते थे कि जेल से रिहाई हो। ऐसी सूरत में ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी बात पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे विरोधाभासी समय में भगत सिंह ने यह लेख लिखा। बहुत ही कमाल का लेख है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह लिखते हैं, प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद गोलमेज सम्मेलन ने हमारे सामने संवैधानिक सुधारों संबंधी कुछ निश्चित बातें प्रस्तुत की हैं और कांग्रेसी नेताओं से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपना आंदोलन वापस लेकर इसमें मदद करें। इस बात का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि वे आंदोलन समाप्त करने का निर्णय करते हैं या नहीं करते। यह तो निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी तरह के समझौते के रूप में होगा। यह बात अलग है कि समझौता जल्द होता है या देर से। वास्तव में समझौता कोई घटिया या घृणित वस्तु नहीं है, जैसा कि प्राय समझा जाता है। राजनीतिक संघर्षों का यह जरूरी दांवपेच है। कोई भी राष्ट्र जो अत्याचारी शासकों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, शुरू में अवश्य असफल रहता है। संघर्ष के बीच में समझौते द्वारा कुछ आधे अधूरे सुधार हासिल करता है और सिर्फ अंतिम दौर में ही, जब सभी शक्तियां और साधन पूरी तरह संगठित हो जाते हैं, शासक वर्ग को नष्ट करने के लिए आखिरी जोरदार हमला किया जा सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि तब भी असफलता हाथ लगे और किसी प्रकार का समझौता अनिवार्य हो जाए। रूस के उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, पहले भगत सिंह ये बताते हैं कि समझौते को लेकर एक पक्ष जो कहता है कि नहीं नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई समझौता नहीं, कि ये जिद भी सही नहीं है। आज जिस परिस्थिति में हम हैं, हमारा आंदोलन जिस परिस्थिति में है, जैसी शक्ति संगठन हमारा है, उसमें हम 2 कदम आगे चलें, समझौता हो, सांस लें और फिर आगे की लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार करें। और फिर होते होते जब शक्ति संगठन इतना मजबूत हो जाए कि अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ सकें, तो तब वो लड़ाई लड़ें। और इसके बाद कहते हैं कि जो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि समझौता एक ऐसा हथियार है जिसे संघर्ष के विकास के साथ ही साथ इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है। लेकिन जिस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए वह है आंदोलन का उद्देश्य। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में हमें पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। इस बात से अपने आंदोलन की उपलब्धियों, सफलताओं व असफलताओं को आंकने में हमें सहायता मिलती है और अगला कार्यक्रम बनाने व तय करने में भी। तिलक की नीति उनके उद्देश्य के बावजूद, यानी उनके दांव पेच बहुत अच्छे थे,
आप अपने शत्रु से 16 आना पाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको 1 आना मिलता है, उसे जेब में डालिए और बाकी के लिए संघर्ष जारी रखिए। नरम दल के लोगों में जिस चीज की कमी हम देखते हैं वह उनके आदर्श की है। वे इकन्नी के लिए लड़ते हैं और इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो भगत सिंह महान लक्ष्य, महान उद्देश्य के लिए संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं आपका लक्ष्य बड़ा हो, उस बड़े लक्ष्य के लिए कदम कदम आगे बढ़िए और बीच में समझौता करना पड़ता है, करिए, फिर आगे बढ़िए। वे लोकमान्य तिलक की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था और नरम दल वालों से वो शिकायत रखते हैं कि उनका लक्ष्य ही छोटा है। वे डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं और इसको हम यूं समझ सकते हैं, क्रिकेट की भाषा में लें, एक बैट्समैन है, वो 300 रन बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरता है, पिच पर उतरता है और 250 रन बनाकर आउट हो जाता है। एक दूसरा बैट्समैन है, वो 100 रन बनाने का लक्ष्य लेकर उतरता है और 105 रन बनाता है। आप किसकी उपलब्धि को बड़ी कहेंगे? निश्चित तौर पर जिसने 250 रन बनाए उसकी उपलब्धि बड़ी है। भले ही 300 के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, पर उसका लक्ष्य बहुत महान था, बहुत बड़ा था और उसी महान लक्ष्य ने उससे 250 बनवा दिए। जबकि दूसरे का चूंकि लक्ष्य ही छोटा था, वो प्राप्त भी किया, तो क्या प्राप्त किया पहले के कंपैरिजन में। तो कहते हैं आपका लक्ष्य महान हो और उसके लिए आप संघर्ष करिए। आगे भगत सिंह बात करते हैं कांग्रेस के उद्देश्य को लेके। वे लिखते हैं मेरी राय में इस समय वास्तविक क्रांतिकारी ताकतें मैदान में नहीं हैं। यह संघर्ष मध्यवर्गीय दुकानदारों और चंद पूंजीपतियों के बलबूते किया जा रहा है। यह दोनों वर्ग, विशेषतः पूंजीपति, अपनी संपत्ति या मिल्कियत खतरे में डालने की जरूरत नहीं कर सकते। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं तो गांवों और कारखानों में हैं, किसान और मजदूर, लेकिन हमारे बुर्जुआ नेताओं में उन्हें साथ लेने की हिम्मत नहीं है, न ही वे ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। यह सोए हुए शेर यदि एक बार गहरी नींद से जग गए तो वे हमारे नेताओं की लक्ष्य पूर्ति के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। 1920 में अहमदाबाद के मजदूरों के साथ अपने प्रथम अनुभव के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, हमें मजदूरों के साथ सांठगांठ नहीं करनी चाहिए। कारखानों के सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। ऐसा गांधी जी ने कहा था, भगत सिंह कहते हैं। और आगे भगत सिंह लिखते हैं कि तब से उन्होंने इस वर्ग को साथ लेने का कष्ट नहीं उठाया। यही हाल किसानों के साथ है। 1922 का बारदौली सत्याग्रह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि नेताओं ने जब किसान वर्ग के उस विद्रोह को देखा जिसे न सिर्फ विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व से ही मुक्ति हासिल करनी थी वरन देसी जमींदारों की जंजीरें भी तोड़ देनी थी, तो कितना खतरा महसूस किया था। भगत सिंह लिखते हैं यही कारण है कि हमारे नेता किसानों के आगे झुकने की जगह अंग्रेजों के आगे घुटने टेकना पसंद करते हैं। पंडित जवाहरलाल को छोड़ दें तो क्या आप किसी भी नेता का नाम ले सकते हैं जिसने मजदूरों या किसानों को संगठित करने की कोशिश की हो? नहीं, वे खतरा मोल नहीं लेंगे। यही तो उनमें कमी है। इसलिए मैं कहता हूं कि वे संपूर्ण आजादी नहीं चाहते। आर्थिक और प्रशासनिक दबाव डालकर वे चंद और सुधार यानी भारतीय पूंजीपतियों के लिए चंद और रियायतें हासिल करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन का बेड़ा तो डूबेगा ही, शायद किसी न किसी समझौते या ऐसी किसी चीज के बिना ही। यानी भगत सिंह कहते हैं कि किसानों और मजदूरों को संगठित करके आंदोलन का हिस्सा बनाने की हिम्मत कांग्रेस के नेता नहीं कर पा रहे हैं। वे पूंजीपतियों और मध्यवर्गीय दुकानदारों के सहारे आंदोलन चलाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि अलग राय होने पर भी वे पूरे जोर से विरोध नहीं करते। कौन? कांग्रेस के नेताओं से उनकी शिकायत है कि वे गांधी जी के आगे अनावश्यक रूप से घुटने टेक देते हैं। भगत सिंह ऐसी शिकायत करते हैं और लिखते हैं कि अलग राय होने पर भी वे पूरे जोर से विरोध नहीं करते और गांधी के कारण प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में क्रांति के प्रति पूरी संजीदगी रखने वाले नौजवान कार्यकर्ताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कठिन समय आ रहा है। वे चौकस रहें, हिम्मत न हारें और उलझनों में न फंसें। महान गांधी के 2 अनुभवों के बाद हम आज की परिस्थिति व भविष्य के कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट राय बना सकते हैं। 1920 का जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन 2 मूवमेंट्स के एक्सपीरियंस से सीखने की बात करते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि गांधी जी के दबाव में घुटने टेक देते हैं कांग्रेस के नेता और वो प्रस्ताव भी पास कर लेते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए थे। आगे वो युवाओं से इनकलाब की परिभाषा पर बात करते हैं और कहते हैं, आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि आप इसका मतलब समझते हैं। असेंबली बम केस में दी गई हमारी परिभाषा के अनुसार इनकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। जनता को लगातार शिक्षा देते रहना है ताकि अपने सामाजिक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अनुकूल व सुविधाजनक वातावरण बनाया जा सके। और दोस्तों, फिर भगत सिंह कुछ कसौटियां बताते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान या इसके बाद जो समझौता होता है अंग्रेजों के साथ, वो समझौता मीनिंगफुल है या नहीं, इसको कुछ कसौटियों पर आप कस के देखना। और क्या कसौटियां बताते हैं? पहली कसौटी वो बताते हैं कि ये देखना कि किस सीमा तक शासन की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंपी जाती है। मसलन वे कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो पहले भी दे रखी है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट है अंग्रेजों की, वो गवर्नमेंट इस लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है। अब उस समझौते के बाद जो संवैधानिक सुधार हो और फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये देखना क्या सरकार तब उस असेंबली के आगे अकाउंटेबल होती है। अगर होती है तो ठीक है, हम 2 कदम आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरी कसौटी भगत सिंह कहते हैं कि सरकार बनाने में सामान्य जनता की भागीदारी कितनी होने वाली है। वे कहते हैं कि सभी वयस्क क्षत्रिय पुरुषों को वोटिंग राइट होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भगत सिंह मांग करते हैं। ये वो समय था जब देश में सिर्फ 2-3% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जो टैक्स पे करते थे या प्रॉपर्टी ओन करते थे। तो भगत सिंह कहते हैं कि संवैधानिक सुधारों के बाद यदि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलता है तो समझें कि हां, हम 2 कदम और आगे बढ़े हैं। इसके बाद भगत सिंह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। वे लिखते हैं, ऊपर से थोपा हुआ गवर्नर जिसके पास असेंबली से ऊपर विशेष अधिकार होंगे, तानाशाह से कम सिद्ध नहीं होगा। हम इसे प्रांतीय स्वायत्तता न कहकर प्रांतीय अत्याचार कहें। ये तीसरी कसौटी है भगत सिंह के अनुसार, ये देखने की कि समझौते के बाद हुए संवैधानिक सुधारों से इस स्थिति में कुछ बदलाव आता है या फिर भी ऐसे ही चलता रहता है। और इसके बाद वे समाजवादी क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं जिसके लिए बुनियादी जरूरत राजनीतिक क्रांति की है। राजनीतिक क्रांति का अर्थ राज सत्ता का अंग्रेजी हाथों से भारतीय हाथों में आना है, और वह भी उन भारतीयों के हाथों में जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मिलता हो। और स्पष्टता से कहें तो राज सत्ता का सामान्य जनता की कोशिश से क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आना। इसके बाद पूरी संजीदगी से पूरे समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए जुट जाना होगा। यदि क्रांति से आपका यह अर्थ नहीं है तो महाशय मेहरबानी करें और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने बंद कर दें। वे आगे लिखते हैं, आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय क्रांति चाहते हैं जिसका लक्ष्य भारतीय गणतंत्र की स्थापना है। तो मेरा प्रश्न यह है कि उसके लिए आप क्रांति में सहायक होने के लिए किन शक्तियों पर निर्भर कर रहे हैं? क्रांति राष्ट्रीय हो या समाजवादी, जिन शक्तियों पर हम निर्भर कर सकते हैं वे हैं किसान और मजदूर।
कांग्रेसी नेताओं में इन्हें संगठित करने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद भगत सिंह बात करते हैं कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस चाहती है और लाहौर में जो प्रस्ताव पास किया था पूर्ण स्वतंत्रता का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, वो एक विवशता में लिया गया फैसला था, एक दिखावा था। वे आगे लिखते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि किसानों और मजदूरों को सक्रिय हिस्सेदारी के लिए आप मना लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि वे किसी प्रकार की भावुक बातों से बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। वे साफ साफ पूछेंगे कि उन्हें आपकी क्रांति से क्या लाभ होगा, वह क्रांति जिसके लिए आप उनसे बलिदान मांग रहे हैं। भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हो तो उन्हें यानी जनता को इससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एक व्यवसायी थे, उद्योगपति थे। वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे थे। तेज बहादुर सप्रू भी कांग्रेस के नेता थे और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे थे, लेकिन उनकी सोच समाजवादी नहीं थी। इस बात को लेके भगत सिंह कहते थे कि ये गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये भी उसी तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजों के हाथों में से राज यदि इन तरह के लोगों के हाथों में आता है तो बहुत ज़्यादा चेंज गरीब के जीवन में, मजदूर किसान के जीवन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला नहीं है। आगे वो कहते हैं, युवाओं को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि जब यह आंदोलन समाप्त होगा तो आप अनेक ईमानदार और गंभीर कार्यकर्ताओं को निराश व उचाट पाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भावुकता एक और रखो, वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रांति करना बहुत कठिन काम है। यह किसी एक आदमी के वश की बात नहीं है और न ही यह किसी निश्चित तारीख को आ सकती है। यह तो विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है और एक संगठित पार्टी को ऐसे अवसर को संभालना होता है और जनता को इसके लिए तैयार करना होता है। इस सब के लिए क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को अनेक कुर्बानियां देनी होती हैं। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि आप व्यापारी हैं या सुस्थिर दुनियादार या पारिवारिक व्यक्ति हैं तो महाशय इस आग से न खेलें। एक नेता के रूप में आप पार्टी के किसी काम के नहीं हैं। पहले ही हमारे पास ऐसे बहुत से नेता हैं जो शाम के समय भाषण देने के लिए कुछ वक्त जरूर निकाल लेते हैं। ये नेता हमारे किसी काम के नहीं हैं। यानी भगत सिंह फुल टाइम कमिटेड वर्कर्स की बात करते हैं कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, जिनके पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। वो कितना दांव लगाएंगे, उनको अपना सब खोने का डर होगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि आप आग से ना खेलें, आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। और इसके बाद वो संगठन और अनुशासन के ऊपर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि पार्टी को ठीक ढंग से आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार की सबसे अधिक जरूरत है वह यह है कि ऐसे कार्यकर्ता स्पष्ट विचार, प्रत्यक्ष समझदारी, पहलकदमी की योग्यता और तुरंत निर्णय कर सकने की शक्ति रखते हों। पार्टी में फौलादी अनुशासन होगा और यह जरूरी नहीं कि पार्टी भूमिगत रहकर काम करे, बल्कि इसके विपरीत खुले रूप में काम कर सकती है। यद्यपि स्वेच्छा से जेल जाने की नीति पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। और फिर नौजवानों को किस तरह क्रांतिकारी पार्टी से जोड़ें, इसका रास्ता भगत सिंह बताते हैं। लिखते हैं, पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी जिन्हें नौजवानों के आंदोलनों से भर्ती किया जा सकता है। इसीलिए नवयुवकों के आंदोलन सबसे पहली मंजिल है जहां से हमारा आंदोलन शुरू होगा। युवक आंदोलन को अध्ययन केंद्र खोलने चाहिए, यानी स्टडी सर्कल खोलने चाहिए। लीफलेट, पंफलेट, पुस्तकें, मैगजीन छापने चाहिए। कक्षाओं में लेक्चर होने चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए मस्ती करने और प्रशिक्षण देने की यह सबसे अच्छी जगह होगी। वो यूथ को जोड़ने की बात करते हैं, यूथ को संगठित करने की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को इसके लिए अवेयर, एजुकेट करने की बात करते हैं।
और आगे लिखते हैं, पार्टी अपना काम प्रचार से शुरू करेगी, यह अत्यंत आवश्यक है। गदर पार्टी 1914-15 के असफल होने का मुख्य कारण था जनता की अज्ञानता, लगावहीनता और कई बार विरोध। दोस्तों, वर्ष 1915 में गदर पार्टी का बहुत जबरदस्त एक आंदोलन खड़ा हुआ था। सशस्त्र क्रांति के जरिए देश को स्वतंत्र कराने का बहुत गंभीर प्रयास हुआ था, लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए उस पार्टी के साथ। और ऐसा भी हुआ कि कई बार तो गांवों के लोग उन्हीं क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हाथों पकड़वाने में मदद किया करते थे। भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था कि प्रचार की कमी थी, जनता उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकी, इसलिए अलगाव रहा और विरोध भी हुआ। तो प्रचार का बहुत महत्व है, भगत सिंह इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं। और आगे लिखते हैं, आगे सैनिक संगठन की आवश्यकता पर बल देते हैं और उनको इस बात की चिंता भी है कि उनके इन विचारों को कहीं गलत ढंग से ना समझ लिया जाए। वे लिखते हैं, ऊपरी तौर पर मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं एक क्रांतिकारी हूं जिसके दीर्घकालीन कार्यक्रम संबंधी ठोस व विशिष्ट विचार हैं, जिन पर यहां विचार किया जा रहा है। शस्त्रों के साथी मेरे कुछ साथी मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की तरह इस बात के लिए दोषी ठहराएंगे कि फांसी की कोठरी में रहकर मेरे भीतर कुछ प्रतिक्रिया पैदा हुई है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरे विचार वही हैं, मुझ में वही दृढ़ता है और वही जोश व स्पिरिट मुझ में यहां है जो बाहर थी। नहीं, उससे कुछ अधिक है। इसलिए अपने पाठकों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे शब्दों को वे पूरे ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, उनके लेख का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। वे युवाओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। वे आतंकवाद की निरर्थकता की बात कर रहे हैं और बताते हैं, मैं आतंकवादी नहीं, मैं क्रांतिकारी हूं। अंग्रेज सरकार और कुछ अपने लोग भी उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश करते थे। भगत सिंह इस स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं और आतंकवाद तथा क्रांति में क्या अंतर है ये भी बताते हैं। वे आगे लिखते हैं, मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी जीवन के शुरू के चंद दिनों के सिवाय न तो मैं आतंकवादी हूं और न ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के तरीकों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे सभी काम इसी दिशा में थे, यानी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के सैनिक विभाग की जगह अपनी पहचान करवाना। यदि किसी ने मुझे गलत समझ लिया है तो वे सुधार लें। मेरा मतलब यह जरूर है कि केवल बम फेंकना न सिर्फ बेकार बल्कि नुकसानदायक है। पार्टी के सैनिक विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके। इसे पार्टी के राजनीतिक काम में सहायक के रूप में होना चाहिए, यह अपने आप स्वतंत्र काम न करे। और दोस्तों, फिर संगठन और प्रचार के लिए आह्वान करते हुए अंत में अपने लेख के अंतिम पंक्तियों में वे लिखते हैं, यदि आप इस तरह से काम शुरू करते हैं तो आपको काफी गंभीरता से काम लेना होगा। इस काम को पूरा होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। क्रांति संबंधी यौवन काल के 10 साल में पूरे होने के सपनों को एक ओर रख दें, ठीक वैसे ही जैसे गांधी के 1 साल में स्वराज के सपने को परे रख दिया था। न तो इसके लिए भावुक होने की जरूरत है और न ही यह सरल है। जरूरत है निरंतर संघर्ष करने, कष्ट सहने और कुर्बानी भरा जीवन बिताने की। अपना व्यक्तिवाद पहले खत्म करो, इंच इंच कर आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और मजबूत इरादे की जरूरत है। कितने ही भारी कष्ट व कठिनाइयां क्यों न हो, आपकी हिम्मत न कांपे। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। कितने भी कष्ट क्यों न आए, आपका क्रांतिकारी जोश ठंडा न पड़े। कष्ट सहने और कुर्बानी करने के सिद्धांत से आप सफलता हासिल करेंगे और यह व्यक्तिगत सफलताएं क्रांति की अमूल्य संपत्ति होगी। इनकलाब जिंदाबाद। 2 फरवरी 1931।
तो दोस्तों, यह था वो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भगत सिंह ने देश के युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम अपना संदेश देते हुए अपनी फांसी से ठीक 1 महीना 21 दिन पहले यानी 2 फरवरी 1931 को लिखा था। इसके प्रमुख अंश हमने देखे। भगत सिंह के विचार आप तक पहुंचे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज 2 फरवरी का ही दिन है, यानी आज ही के दिन भगत सिंह ने वर्ष 1931 में यह लेख लिखा था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।